Let's move to an example number 2 where we have e raised to power minus bt mode. If b is greater than 0 in this case, then t mod means कि it is a double-sided signal. ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है. ठीक है जी. तो ये जो माइनस बी टी मॉड है एक्सपोनेंशियल की जो पावर है, अगर बी आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इट इज़ अ फुल्ली कन्वर्जेंट सिग्नल. ठीक है. और जो डाउनवर्ड जो डायग्राम नंबर 2 है इसमें b इज लेस देन 0 देन इट्स अ फुल्ली डाइवर्जेंट सिग्नल. सो इन केस ऑफ अ फुल्ली डाइवर्जेंट सिग्नल, अगर आपके पास हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर एक सिग्नल जो है राइट साइड पे कन्वर्ज हो रहा है और लेफ्ट साइड पे डाइवर्ज हो रहा है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है. अगर एक सिग्नल लेफ्ट साइड पे डाइवर्ज हो रहा है और राइट साइड पे कन्वर्ज हो रहा है, उसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है. लेकिन एक सिग्नल जो दोनों साइड से डाइवर्ज हो रहा हो, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इट्स अ फुल्ली डाइवर्जेंट सिग्नल. और वहां उस केस में एनालिसिस बिकम्स इम्पॉसिबल. सो इफ सिग्नल इज राइट हैंड साइडेड, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है. यस. इफ अ सिग्नल इज लेफ्ट हैंड साइडेड, उसका फोरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है. यस. इफ अ सिग्नल इज double sided but it is convergent from one side and divergent from another side, be it right or left, the Laplace transform exists. Yes. The only case where Laplace transform fails is when the signal is divergent from both ends. और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप राइट हैंड साइड को कन्वर्ज करने के लिए सिग्मा को बड़ा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड डाइवर्ज हो जाएगा. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को कंट्रोल करने के लिए सिग्मा को छोटा बड़ा करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड डाइवर्ज हो जाएगा. तो दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है, आप दोनों को एट द सेम टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते. इसलिए अ केस वेयर इट इज अ डबल साइडेड सिग्नल एंड बोथ द साइड्स आर डाइवर्जिंग, इन सच अ केस Laplace transform also fails and we cannot analyze, we cannot present frequency analysis of such a system. It is a fully divergent system. ठीक है जी. So in this case we have a double sided signal. In the upper case it's a fully convergent signal. Fourier transform exists. Yes. Laplace transform exists. Yes. In the bottom case, जो lower case है, उसमें when b becomes less than 0, in this case it is a fully divergent system and neither Laplace transform exists nor Fourier transform exists. And let's look at the solution in the upcoming slide. अच्छा जी. सो टी मॉड अगर आप देखिए, सो व्हाट इज अ टी मॉड? टी मॉड का मतलब होता है कि टी इज पॉजिटिव व्हेन टी इज ग्रेटर देन 0. लेकिन व्हेन टी इज नेगेटिव तो इट शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव. सो यानी व्हेन टी इज नेगेटिव, टी इज लेस देन 0, तो हम उसके साथ माइनस टी फंक्शन पुट कर देते हैं. अच्छा जी. अब अगर आप यही जो टी मॉड की डेफिनेशन, यू पुट इट द इक्वेशन ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी मॉड, सो यू कम टू नो कि जब t इज ग्रेटर देन 0 तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस बी टी है. लेकिन जब t इज लेस देन 0 तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या हो जाएगी? e रेज़ टू पावर माइनस बी टी इंटू माइनस टी. तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट विल बी लेफ्ट इज e रेज़ टू पावर बी टी. सो t ग्रेटर देन 0 जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज u ऑफ t. t लेस देन 0 जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज u ऑफ माइनस t. और अगर आप सोल्यूशन में जाएं तो x ऑफ t इज e रेज़ टू पावर बी टी u ऑफ माइनस t प्लस e रेज़ टू पावर माइनस बी टी u ऑफ t. दैट इज फ्रॉम फॉर नेगेटिव साइड u ऑफ माइनस t का फंक्शन है एंड फॉर पॉजिटिव साइड इट इज u ऑफ t का फंक्शन. अच्छा जी. अब हमारे पास जो e रेज़ टू पावर माइनस बी टी यू ऑफ माइनस टी है, उसके लिए जो आप अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको सॉल्व करें, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल को सॉल्व किया था, तो आपके पास ये सोल्यूशन आता है -1 डिवाइडेड बाय s माइनस बी और रियल ऑफ s इज लेस देन b. मैंने आपको कहा था अगर आपके पास राइट हैंड साइडेड सिग्नल होता है तो आपके पास यानी u ऑफ t होता है तो रियल ऑफ s इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस b एंड इफ इट इज लेफ्ट हैंड साइडेड सिग्नल देन इट इज लेस देन b. इसको आप सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट टू दिस सोल्यूशन. अच्छा जी. सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट जो इसके साथ ऐड हो रहा है e रेज़ टू पावर माइनस बी टी यू ऑफ टी, तो उसका सोल्यूशन देखें तो उसका आता है 1 ओवर s प्लस p एंड रियल ऑफ s इज ग्रेटर देन माइनस p. अब जब ऐसा फंक्शन होता है विच इज अ कंपोजिट ऑफ बेसिकली टू फंक्शंस, ठीक है जी, इन दैट केस हम क्या कहते हैं, लाइक राइट नाउ वी हैव टू फंक्शंस e रेज़ टू पावर बी टी यू ऑफ माइनस टी और e रेज़ टू पावर माइनस बी टी यू ऑफ टी. तो हमारे जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है इट शुड बी सच हम रियल ऑफ एस ऐसा रीजन लेंगे, चूज करेंगे जो दोनों फंक्शंस को सेटिस्फाई करता हो. सो हमने रियल ऑफ एस ऐसा लेना है जो b से लेस हो लेकिन माइनस बी से ग्रेटर हो. सो इट शुड बी द इंटरसेक्शन ऑफ द टू
रीजन्स। तो अगर आप देखें हमारा जो आरओसी है यहाँ पर ग्रे शेड में नजर आ रहा है, एंड द आरओसी इज बिटवीन -b टू +b। और ये जो -1/s-b है और ये 1/s+b है, इन दोनों का जब आप सम लेते हैं तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा x ऑफ s, इट विल बी -2b डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और अगर आप डिनोमिनेटर के रूट्स को देखें तो डिनोमिनेटर का एक रूट जो है वो आएगा b और दूसरा रूट जो आएगा -b। हम डिनोमिनेटर के रूट्स को पोल्स कहते हैं, और यहाँ पर -b पे भी एक क्रॉस बना हुआ है विच रिप्रेजेंट्स अ पोल, एंड बी पे भी एक क्रॉस बना हुआ है विच रिप्रेजेंट्स अ पोल। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ऑलवेज लिमिटेड बाय पोल्स, बट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, पोल इज नेवर अ पार्ट ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, इट इज ग्रेटर देन -b, लेस देन b, but it is not equal to b or -b, क्योंकि region of convergence is between -b and +b, but it can never be part of the -b and +b will never be part of the region of convergence. They are the boundaries of the region of the convergence. और दूसरी जो बात है जहां पर हम b इज ग्रेटर देन 0 की बात, b इज लेस देन 0 की बात करते हैं फुली डाइवर्जेंट सिग्नल की, तो अगर आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि इट विल नेवर कन्वर्ज, एंड एज इट विल नेवर कन्वर्ज सो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। वी हैव सम पेयर टू पेयर फार्मूलाज जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है जी। ये हम बार बार यूज करेंगे। फार्मूला शीट्स इसकी आप तो खैर अभी तो ऑनलाइन आप एग्जाम देंगे या पेपर देंगे तो उसमें भी these will be available to you all the time. You can always look at your books, but these are the pair formulas which you should always have around. Whenever you have to look, you can just look at them and make the solution. So pair formulas are very important. अच्छा, these are also some important theorems, ठीक है, कि भाई टाइम डोमेन में क्या हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा है। लेकिन चूंकि आप कंट्रोल का कोर्स पढ़ रहे हैं, वैसे भी सर्किट्स भी आप चाहे पढ़ रहे हो या आप कोई भी ट्रांसफॉर्म्स रिलेटेड कोर्स पढ़ रहे हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज द डिफरेंशियल थ्योरम एंड द इंटीग्रेशन थ्योरम। वो ये है कि अगर टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में नॉर्मली एस या जो भी आपका डोमेन है वो मल्टीप्लाई होता है। अगर टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन हो रही है तो नॉर्मली फ्रीक्वेंसी डोमेन में डोमेन मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि कैपेसिटर जो है, अगर आप देखें तो कैपेसिटर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेशन, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप देखें तो आप उसका जब रिएक्टेंस देखते थे तो 1/i/ω c होता था। सिमिलरली जो आपका इंडक्टर था उसमें हमेशा टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन के थ्रू रिप्रेजेंट होता था LdI/dt। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप जब भी देखते थे तो jωL मल्टीप्लाई होता था, दैट वाज योर रिएक्टेंस। सो रिमेंबर, इन टाइम डोमेन डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन is axis multiple in frequency domain, and in time domain integration is basically division by the axis in the frequency domain.